हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो संसद का तीसरा अंग यानी कि कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसका अभी तक मैंने 3 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पहला में थ्योरी और 2 वीडियो में जो है वो 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है वो करवाया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो घटना चक्र पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो इसका अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिहार एसएससी का मैं जो है वो स्पेशल आपका हर रोज़ 50 क्वेश्चन का जो है वो आपका सीरीज जो है वो स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैंने जो है अभी तक 21 से 22 वीडियो जो है वो अभी तक अपलोड कर दिया है बिहार एसएससी वाला में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम लोग जो है वो 61 नंबर से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। चलिए, हम लोगों का जो है वो पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला जो है अनिवार्य व्यय भार जो है वो आपका नहीं है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है वो भारत के संचय निधि से जो है नहीं लिया जाता है। क्या क्या लिया जाता है? तो वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं वो भारत के संचित निधि से खर्च होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली जो पेंशन होती है वो भी भारत की संचित निधि से होता है। वहीं राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते जो है वो भारत के संचित निधि से जो है वो दिया जाता है। आर्टिकल 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय इस प्रकार है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भी वो जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऐसे ऋण जो कि भारत को चुकाना रहता है वो भी जो है वो दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन होता है, पेंशन होता है, वो भी जो है वो आपका दिया जाता है भारत के संचित निधि से। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके संबंध में जो संदेह पेंशन होता है वो भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते जो है वो संचित निधि से जो है वो नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का नहीं दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति और उपसभापति को दिया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि के भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री वेतन और भत्ते जो है नहीं दिया जाता। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और भत्ता, नियंत्रण महालेखा परीक्षा का वेतन और भत्ते, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और का वेतन और भत्ता जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, आर्टिकल 112(3) के तहत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप जो है बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आर्टिकल 267 जो है वो भारतीय संविधान के आकस्मिकता निधि से जो है वो संबंधित है। यह जो है राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के अधीन संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देते हुए यह निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन होती है। तो जो आपका आकस्मिक जो निधि होती है वो राष्ट्रपति का अधीन होता है, आर्टिकल 267 के तहत। संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व विभाग संसद के प्रयुक्त किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। तीसरा है कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों यानी कि डिसबर्समेंट के लिए
भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता जो है होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो केवल दो जो है आपका इसमें जो है वो सही है, बाकी दो, एक और तीन जो है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक कार्य विभाग जो है वो आपका उत्तरदायी होता है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए। आर्थिक कार्य बजट, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहते हैं। अगला है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 68 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया जाता है? तो आर्टिकल 110 के तहत जो है वो धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक से संबंध विशेष प्रक्रिया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। वहीं आर्टिकल 111 में विधेयकों पर अनुमति जो है वो दी जाती है। अगला है क्वेश्चन आपका कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 110 में परिभाषित किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है, यानी कि अनुच्छेद 110 के लिए यदि किससे संबंधित प्रावधान शामिल हो? तो भारत सरकार के उधार लेने के नियम में भारत के समेकित निधि की निगरानी करने के संबंध में, या फिर किसी राज्य के खातों यानी कि लेखों की लेख परीक्षा के लिए। तो उपयुक्त में से तीनों जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित हो, जैसे किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन हो, तब जो है वो धन विधेयक जो है माना जाएगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन शामिल हो, तब जो है धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालने से संबंधित हो। फिर उसके बाद घ नंबर कह रहा है कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग हो। अंग कह रहा है कि किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना हो, तब जो है भारत की संचित निधि जो है वो धन विधेयक जो है वो कहलाएगा। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की जो है वो संपीड़न करना। 6 नंबर कह रहा है कि उपखंड के संबंध में जो है आपका करता है। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो मनी बिल में जो है ये सारे चीज़ जो है वो शामिल होते हैं आर्टिकल 110 के तहत। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना, इन सभी धन विधेयकों को परिभाषित में शामिल जो है परिभाषा में शामिल किया जाता है। अतः ई नंबर सही होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं है? कर से संबंधित है, उधार लेने के संबंध में संबंधित है, या फिर संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि के अभिरक्षा से संबंधित है, जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित आपका धन विधेयक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 और 6 जो है वो सही नहीं है कि राज्यसभा का वित्त को 14 दिन तक रोक
कर रख सकती है, तो ऐसा जो है नहीं है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, तो ये भी जो है आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के बारे में जो है वो सही नहीं है। तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह जो गलत है। धन विधेयक जब भी आपका लाया जाएगा वो आपका सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बाकी सारा सही है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि अंतिम प्राधिकारी की बिल धन विधेयक है या फिर नहीं, ये भी सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाना जाना और विचार अर्थ भेजा जाना जो है एकदम आवश्यक है, नहीं तो 14 दिन बाद जो है वो खुद वापस लौट आता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए जो है वो नहीं लौटा सकते हैं, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर आपका सही आंसर है। अगर आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ना है पॉलिटी को, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें 59 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिया है चैप्टर वाइज, तो आप जो है जाकर के देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय जो है वो कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करता है। आर्टिकल 110(3) के अनुसार कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। धन विधेयक को कौन जो है वो प्रमाणित करता है। तो स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो प्रमाणित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बतलाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त विधेयकों को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह जो है वो सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में कभी भी सबसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं, सिर्फ लोकसभा में होगा। आप ये याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में ही जो है वो पुनः स्थापित प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक कर रख सकता है। आर्टिकल 109(5) के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों की अवधि में नहीं लौटाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा भी उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा जो है वो पारित किया गया हो। तो धन विधेयक पर अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अधिकार किस सदन का है, तो सबसे ज़्यादा अधिकार जो है वो लोकसभा का है। धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में जो है वो पेश किया जाता है सबसे पहले। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है, या जो है आपका गलत है। बाकी सारा जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह जो है कथन आपका सही है। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। तो लोकसभा में जो है वो पुनः स्थापित किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को जो है वो अलग अलग एग्जाम में कितने तरीकों से पूछा है, लेकिन उसका आंसर सिर्फ एक ही हो रहा है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों के अंदर तक अगर नहीं राज्यसभा अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, यानी कि पारित नहीं करता है, तब पर भी उसको मान लिया जाता है 14 दिन बाद। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में अधिकतम उसको कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिनों तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस लाना होता है। तो आपका 14 दिनों के अंदर जो है वो लोकसभा में लाना जरूरी होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को
अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा जो है वो संशोधित किया गया हो, तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे, तब यह जो है वो किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 90 क्वेश्चन नंबर तक किया। इसके अगले पार्ट में जो है यह टोटली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप सीरीज माफ़ कीजिएगा, अगर आप चैप्टर वाइज इसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सीपीओ का अभी फॉर्म आया है, या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ है, आप उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप एक बार थ्योरी और एमसीक्यू कर लेते हैं तो इससे बाहर मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं पूछेगा। अगर आप बिहार एसएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हर रोज़ 50 जीके का प्रैक्टिस सेट लाता हूं, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो करवाता हूँ, रोज़ 5 से 6 मिनट में कवर करवाता हूँ, आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।